नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार। और जो हमने संवैधानिक विकास का पहला लेक्चर किया था उसमें 1773 से लेके 1833 तक के जो एक्ट आए थे वो थे। और आज हम देखेंगे 1833 के बाद से लेके 1935 तक क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ये जो पहला एक्ट आया वो आया 1853 का चार्टर एक्ट। इसके लिए बंगाल इस एक्ट में बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, वो बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो संपूर्ण भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। दूसरा जो मुख्य बात वो थी भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं वापस बुलाने के निर्देशक मंडल या कंपनी के आधिकारिक जो कंपनी के अधिकार था उसकी समाप्ति कर दी गई। भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं वापस बुलाने के निदेशक मंडल या कंपनी के अधिकार की समाप्ति। तो और उसके बाद आया सिविल सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। उससे पहले प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी। जो अंग्रेज थे वो अपने मनचाहे अधिकारियों को रखते थे। तो 1853 के एक्ट से ये भी जो सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। और उसके अलावा एक और चीज़ थी कि गवर्नर जनरल के परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करना, जिससे विधायी परिषद के रूप में कार्य करना था। तो जो गवर्नर जनरल के परिषद में पहले से सदस्य थे उनके अलावा भी अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई जो विधायी परिषद के रूप में कार्य करना था जिनको। इसके बाद आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि जो ब्रिटिश क्राउन प्रिंस है उसके अंडर में भारत की सत्ता को लाना था। तो इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। 1858 से पहले जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और अब जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर भारत का शासन चला गया। मतलब इससे पहले कंपनी सर्वोसर्वा थी, लेकिन अब जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का राजा, उसके अंडर में भारत की सत्ता चलेगी। जो दूसरा मुख्य बिंदु है 1858 के एक्ट का वो है बोर्ड निदेशक एवं निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। जो पहले के व्यवस्था में था कि एक निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल का एक बोर्ड था, उसको समाप्त कर दिया गया 1858 के एक्ट से। और भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई। ब्रिटिश जो राज्य सचिव होता था, जो भारत का राज्य सचिव होता था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, वो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जो परिषदों जैसे कि भारतीय परिषद जिसके 15 सदस्य थे की सहायता से भारत पर शासन करेगा। तो जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था जिसको भारत का राज्य सचिव कहा गया, वो जो अन्य सदस्य थे उनकी सहायता से भारत पर शासन करने का उत्तरदायित्व था उसके पास। जो सर चार्ल्स वुड था वो बोर्ड निदेशक के अंतरिम अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राज्य सचिव भी उन्हें बनाया गया। जो पहले बोर्ड निदेशक मंडल का बोर्ड था उसके अंतिम सदस्य सर चार्ल्स वुड थे और उन्हीं को भारत का प्रथम राज्य सचिव बनाया गया 1858 के एक्ट के बाद। और इसका एक मुख्य बिंदु ये है कि भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय बना। उससे पहले जो गवर्नर जनरल होता था 1858 से पहले, तो अब उसकी जगह जो गवर्नर जनरल है उसके लिए नया नाम आया वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसरॉय के साथ गवर्नर जनरल भी बना। ब्रिटेन एवं भारत के बीच सीधा टेलीग्राफ संपर्क बन जाने के कारण ब्रिटिश गृह सरकार का भारत के राज्य सचिव द्वारा वाइसराय के ऊपर नियंत्रण बढ़ गया। तो जो वाइसराय था वो जो राज्य सचिव था ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर, वो वाइसराय के ऊपर उसका वाइसराय के ऊपर नियंत्रण होता था। इसके बाद आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1858 के एक्ट के बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट की मुख्य बातें हैं, वाइसराय की परिषद के विधायी पक्ष को बड़ा किया गया। इसके बाद राजकीय विधायी परिषद के नाम से यह जाने जाने लगा। जो वाइसराय की विधायी परिषद थी, विधायी पक्ष जो परिषद थी, विधायी पक्ष, उसको बड़ा किया गया और इसको नया नाम दिया राजकीय विधायी परिषद। लॉर्ड कैनिंग द्वारा कार्य नियमों पर आधारित
पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने कार्य नियमों पर आधारित एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, जिसके अंतर्गत वाइसराय के कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक एक विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। जो वाइसराय की 15 सदस्यीय परिषद थी, उसके प्रत्येक आदमी को एक एक विभाग का कार्यभार सौंपा गया। कई प्रांतों में जैसे मद्रास, बम्बई, बंगाल में विधायी परिषदों की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, उसकी मुख्य बातें हैं राजकीय एवं प्रांतीय विधायी की जो विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। जो राजकीय और प्रांतीय विधायी परिषदें थी उनके गैर सरकारी सदस्यों को, जो सरकारी के सदस्य नहीं थे। राजकीय परिषद के सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांतीय विधायी परिषदों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो जो राजकीय परिषद के सदस्य थे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांतीय विधायी की परिषदों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्य स्थानीय समितियों जैसे विश्वविद्यालयों, जिला परिषद, न्यायपालिकाओं इत्यादि द्वारा बनाए जाते थे। जैसे कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उस टाइप की व्यवस्था थी। जैसे जैसे उत्तराखंड में तो एक सदन है, लेकिन जहाँ द्विसदन होता है वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था रहती है, जो ऊपरी सदन के लिए सदस्य आते हैं। दोनों स्तरों पर आधिकारिक बहुल विधायी बरकरार रही। दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारिणियों से प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद आता है 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार। 1919 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो जो सुधार थे उनसे हुआ विधायी परिषदों हेतु सीधे चुनाव की शुरुआत। तो 1919 के एक्ट से जो विधायी परिषदें थी उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। यहाँ पे पहली बार जो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, उससे पहले ऐसा नहीं था। प्रांतीय विधायी परिषदों को बड़ा किया गया और उसकी आधिकारिक बहुलता समाप्त कर दी गई। राजकीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त बहुलता रखी गई। परिषद के दोनों स्तरों के कार्यों में वृद्धि, और अभी भी दोनों स्तरों पर अधिकारी और गैर अधिकारी चुने जाते थे। 1909 के एक्ट के बाद आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है या मॉटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो 1919 के एक्ट को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और मॉटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो मुख्य बातें हैं वो हैं प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत। प्रांतीय मामलों का आरक्षित मामलों जैसे पुलिस, जल, भूमिकर, सिंचाई, वन इत्यादि को गवर्नर एवं उनके कार्यकारी परिषद के अधिकृत क्षेत्र में रखा गया था। और स्थानांतरित मामलों जैसे शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, लोक सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा, कृषि, उद्योग इत्यादि को गवर्नर एवं मंत्रियों के देखरेख में रखा गया था। तो ये दो टाइप से विभाजन किया गया व्यवस्था को चलाने के लिए। हालांकि प्रांतों की सत्ता का हस्तांतरण सत्ता का संघीय वितरण नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में राज्य को केंद्र द्वारा सत्ता प्रदान की गई थी, न कि संवैधानिक वितरण के कारण। तो यहाँ पे राज्य को केंद्र द्वारा सत्ता प्रदान की गई थी, न कि कोई संवैधानिक वितरण के द्वारा। एक जो अगला पॉइंट है वो है केंद्रीय विधायी को द्विसदनीय, जिसमें राज्य परिषद और विधायी सभा थे, बनाया गया। सरकारी बहुलता को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों को लाया गया। गैर सरकारी प्रतिनिधि थे, जो उनकी बहुलता अभी भी स्थापित रही। मतलब पहले से जो पहले सरकारी ज़्यादा होते थे, अब गैर सरकारी प्रतिनिधियों की बहुलता स्थापित हो गई। मतलब जो गैर सरकारी थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग थे, उस टाइप के सदस्यों की संख्या बढ़ गई इसकी वजह से। भारत के राज्य सचिव एवं उसके सहयोगियों का वेतन ब्रिटिश कर से दिया जाएगा। ये भी एक व्यवस्था की गई कि जो भारत का राज्य सचिव था और उसके जो सहयोगी सदस्य थे, उनका वेतन ब्रिटिश कर से दिया जाएगा।
अभी तक वे भारतीय कर से वेतन प्राप्त करते थे। इससे पहले वो भारतीय कर से वेतन प्राप्त करते थे। भारत के उच्चायुक्त को लंदन में नियुक्त करना, जो कि भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार था और उसका वेतन भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। उसका कार्यभार भारत के लिए कोष प्राप्त करना, व्यापार को बढ़ाना और उससे संबंधित सूचनाएं देना और भारतीय छात्रों की शिक्षा की देखरेख करना। तो भारतीय उच्चायुक्त जो लंदन में बिठाया गया था, उसकी ये जिम्मेदारियां थी कि वो भारत सरकार के लिए कोष प्राप्त करे, व्यापार से संबंधित कामों को देखे, उनको बढ़ावा देने के लिए कोशिश करे और भारतीय छात्रों की शिक्षा की देखरेख करे। इसके बाद आता है जो आखिरी एक्ट है और जिसका भारतीय संविधान पे भी बहुत गहरा प्रभाव है, वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और एक ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा राजाओं द्वारा शासित राज्यों का संघ होगा। मतलब ये था कि एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और राजाओं द्वारा शासित राज्य होंगे। और ये जो कानून था, ये पहला पॉइंट है जो ये नहीं बन सका क्योंकि इसमें राजाओं द्वारा शासित राज्यों ने संघ में शामिल होने की सहमति नहीं दी थी। दूसरा पॉइंट है 3 भागों में शक्ति का बंटवारा, संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती, जो आज भी है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उस तरह से शेष शक्तियां गवर्नर के पास थी। तो आज भी ऐसा है कि जो संघीय सूची होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, प्रांतीय राज्य के पास होती है और समवर्ती दोनों, केंद्र और राज्य पे, उस राज्य दोनों को इस पे कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला है प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाना एवं द्वैत शासन स्थापित करना। 6 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। 2 सदनों की व्यवस्था की गई। सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचन के अलग सिद्धांत का विस्तार किया गया। ये भी एक व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को विवेकाधिकार, जो गवर्नर जनरल था और उसके साथ के बाकी गवर्नर थे, उनको उनके विवेक के आधार पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। 1937 में इसी संघीय कोर्ट, जो 1937 में एक संघीय कोर्ट की दिल्ली में स्थापना की गई। 1937 में संघीय कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की संख्या 6 से अधिक नहीं थी। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से 1773 से लेकर 1935 तक संविधान का विकास हुआ और इन्हीं सभी चीज़ों से मिलके हमारा आधुनिक संविधान बना है। तो दोस्तों